हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री के इस चौथे चैप्टर जो कि 9th के सिलेबस का एक पार्ट है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है जरा एक बार इसको समझ लें। 9th में तो ये पढ़ना है ही चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अलावा जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे और वहाँ अगर हम लोगों ने साइंस स्ट्रीम चुना है तो क्लास 11th का भी ये पहला ही चैप्टर है। वैसे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, बट ऑफिशियली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ऑब्वियस है जब क्लास थोड़ा सा सीनियर है तो उसको थोड़े से ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो हम लोग क्लास 9th में कवर करते हैं वो सब क्लास 11th में भी पढ़ा जाता है। तो वैसे बच्चे जिनको क्लास 11th की तैयारी करनी है उनके लिए भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर एक बार अच्छे से पढ़ ले तो क्लास 11th के लिए उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियस है 9th वालों के लिए तो ये नया चैप्टर ही है। तो केमिस्ट्री से जिन जिन को डर लगता है, बेसिक बातें अगर समझ में ना आती हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी बातें हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। अब आप ये सोचिए कि स्ट्रक्चर का मतलब तो ढांचा, और एटम तो एटम के ढांचे के बारे में कि एटम कैसा होता है, किस तरह का उसका शेप होता है, ये सब हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एटम कैसा शेप होता है। तो बड़ी बात नहीं है। जैसे ये पेन है तो इस पेन का हम लोग को पता है कि ये शेप कैसा है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो बोर्ड है तो रेक्टेंगुलर शेप है इसका। तो आपके आसपास की चीजें जिन्हें आप देख पा रहे हैं उनके शेप को आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए वैसे चीज को जिसको हम लोग नेकेड आई से देख ही ना सकें और उसका शेप पूछने को आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो थोड़ी सी मुश्किल है ये बताना। तो इसीलिए ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। ऐसा चीज जो नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत, पहले इसकी शुरुआत को जानने से पहले इसके हिंदी में नाम को जाने, फिर अपने को पता चलेगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या होता है ये, हिंदी क्यों जान रहे हैं हम लोग, तो हिंदी इसलिए जान रहे हैं कि इसके नाम से आपको पता चलेगा कि जब इसका एक हिंदी नाम है तो इसके बारे में बताया भी था हमारे एंशिएंट टाइम में एक ऋषि ने, और उनका नाम था महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये परमाणु शब्द के बारे में बताया था। क्या बताया था, तो उनका कहना था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ यानी मैटर और सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब इनडिविजिबल है। ये महर्षि कनाद ने बहुत समय पहले ही बता दिया था। ठीक। उसके बाद जब मॉडर्न साइंस स्टार्ट हुआ तो ये शब्द एटम मॉडर्न साइंस से आया, और इस एटम शब्द के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया था उनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। कैसे बताया था, तो इसके पीछे एक कहानी है। डेमोक्रिटस क्या थे कि गोल्ड स्मिथ थे। सोने का, गोल्ड का उनका काम था। तो गोल्ड तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग यूज करते हैं, उसका काम मेकिंग वगैरह होता है। तो एक बार उनके पास एक गोल्ड का एक पीस था, टुकड़ा था। अब सपोज करिए ये गोल्ड का एक पीस है। तो वो बैठे थे और इस तरह से उन्होंने गोल्ड का कुछ मन में आया होगा तो गोल्ड का 2 टुकड़ा करके उन्होंने देखा। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 2 टुकड़ा कर दें तो ऑब्वियस है दोनों टुकड़ा गोल्ड का ही होगा। फिर कुछ मन में आया तो जो बचा हुआ जो आधा आधा टुकड़ा है उनका भी 2 टुकड़ा करके देखा उन्होंने। तो ये दोनों टुकड़ा करके देखे तो फिर से गोल्ड है। अब उनकी क्यूरियोसिटी जगी, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी 2 टुकड़ा किया। इस तरह से जितने भी ये गोल्ड के पीसेस थे इनका उन्होंने टुकड़ा छोटा छोटा करना स्टार्ट किया। और एक समय ऐसा आया कि अब वो उससे ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप सपोज करिए आपके हाथ में एक पेपर है, उस पेपर को 2 टुकड़े में बांट दे तो दोनों टुकड़ा ऑब्वियस है पेपर का रहेगा। अब जो आधा टुकड़ा है उसको फिर से 2 टुकड़ा कर दे, फिर भी पेपर है, और 2 टुकड़ा कर दे, फिर भी पेपर है। तो ऐसा करते करते एक समय तो ऐसा आएगा ना कि अब उस पेपर को और ज्यादा नहीं फाड़ सकते हैं। तो ये जो इस तरह से टुकड़ा इन्होंने किया, तो जब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आ गया जिसको और ज्यादा ये डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो इनके मन में एक सवाल, तो इनके मन में ख्याल आया। इन्होंने कहा कि ये तो एटोमस हो गया। वर्ड पर गौर करिएगा, इन्होंने क्या बताया कि एटोमस, एटोमस हो गया।
और एटोमस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो इस एटोमस शब्द से ही ये एटम शब्द बना, यानी जो इनडिविजिबल है और बहुत छोटा है उसी को एटम बोलते हैं। किनके अकॉर्डिंग? तो डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, atoms, a word atoms derive from a Latin word atomus which means indivisible in nature। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ तो ये पता चला नहीं, एटम भी डिवाइड हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए तक बहुत सारा साइंस आगे बढ़ चुका था। तो इस एटम के मॉडल को अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया उनके हिसाब से, और वो अलग अलग जो साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, वो अलग अलग मॉडल कहलाए एटम के। तो जिसमें कुछ थ्योरी भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जॉन डाल्टन। तो हम लोग इस चैप्टर में डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने एटम्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उनमें से कई बातें सही थी, कुछ गलतियां भी थी, जिनको हम लोग लिमिटेशंस बोलते हैं, और पॉइंट्स को पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, उन्होंने एटम का एक मॉडल दिया। उसमें भी कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस, और उसके भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, उनकी लिमिटेशन, पोस्टुलेट्स सारे पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस को भी। इसके अलावा नील्स बोर एक साइंटिस्ट हुए, तो बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। 9th क्लास में तो खैर इतना ही पढ़ना है, लेकिन एटम के और भी मॉडल है, जैसे प्लैंक का एक क्वांटम मॉडल है या क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, आउफ बाउ प्रिंसिपल है, समरफील्ड मॉडल है। तो इस तरह से कई सारे मॉडल्स हैं, और चाहे कितने भी मॉडल हो, ये सारे मॉडल एक्सप्लेन करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को ही। तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं मॉडल्स के बारे में पढ़ते हुए एटम के बारे में जानेंगे। 100% किन्हीं का भी मॉडल परफेक्ट नहीं है, और सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हम लोग उन मॉडल्स के ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अपना एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यही इस चैप्टर में अपने को कवर करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एटम शब्द सबसे पहले बताया था किन्होंने? तो परमाणु शब्द महर्षि कनाद ने, उसके बाद डेमोक्रिटस ने, फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रिटस तक आते आते या जॉन डाल्टन तक आते आते ये वर्ड क्लियर हो गया था। डाल्टन नहीं, रदर थॉमसन तक आते आते कि एटम भी डिविजिबल है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले तो एक एटम का डेफिनेशन ही बना लेते हैं कि एटम बोलते किसको हैं। तो एटम का जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। एक्सप्लेन अगर इसको करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि एटम पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो पार्ट लेता है, लेकिन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग एक एटम खोजे तो नहीं मिलेगा, एटम हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, अब जब एटम ग्रुप में मिलेगा तो उसको एटम नहीं बोल करके उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? तो जैसे ग्रुप ऑफ एटम, एटम ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एटम अपने समूह में हो तो उनको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आप ये समझो कि कितने जन एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप में है, तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल के भी अगर टाइप को देखा जाए ना, तो कम से कम 2 एटम का मॉलिक्यूल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 2 एटम्स इज कॉल्ड डाई मॉलिक्यूल। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अगर लिखना चाहें डाई मॉलिक्यूल के, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम का मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन के 2 एटम हैं इसमें, N2 HCl ETC कर लेते हैं। यहां पर इन सारे ही मॉलिक्यूल्स में 2-2 एटम हैं, तो इसलिए इनको हम लोग डाई मॉलिक्यूल बोलते हैं। और 2 से ज्यादा एटम वाले अगर ग्रुप होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉली मॉलिक्यूल। पॉली मॉलिक्यूल, पॉली मतलब ढेर सारा, ढेर सारा मतलब 2 से ज्यादा, और मॉलिक्यूल तो समझ ही रहे हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 से अधिक एटम कंटेन करता है। अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स इज कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूल्स। अब 2 से ज्यादा एटम में कौन कौन हो सकता है? तो जैसे देखिए H2O 3 एटम है इसमें, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो ये पॉलीमॉलिक्यूल कहलाएगा।
ऑल्दो इसको ट्राई मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, मतलब 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, लेकिन वो भी पॉली मॉलिक्यूल का ही एक टाइप है। 4 एटम का एग्जांपल अगर देखें तो NH3, टोटल 4 एटम है इसमें। और भी हो सकते हैं जैसे HNO3, अब इसमें देखिए 5 एटम हो गए। इसके अलावा H2SO4, तो इसमें तो और 4 1 5 2 7 एटम हो गए। C6H12O6, बहुत सारे एटम हो गए, एटसेट्रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 से अधिक एटम है, इसलिए ये सब पॉली मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। अब हमारा एटम क्लियर है। एटम यानी कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और कभी कभी स्टेट में नहीं पाया जाता, तो वो एटम हो गया। एटम के मिलने से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में डाई मॉलिक्यूल, पॉली मॉलिक्यूल। अच्छा, पॉली के ही टाइप में टेट्रा मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल, पेंटा मॉलिक्यूल, हेक्सा मॉलिक्यूल, ये सब भी हम लोग बोल सकते हैं। अब एटम से बना मॉलिक्यूल, लेकिन एटम भी तो किसी चीज से बना होगा, तो जिनसे एटम बना है उसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? तो देखिए, वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनसे एटम बने हैं उनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी स्टार्टिंग यहीं से होता है, इन्हीं से एटम, और एटम से ही फिर मैटर, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर बनेगा। तो शुरुआत कहां से हुई? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। ठीक उसी तरह से जैसे लाइफ की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो सेल को, तो सेल से हम लोग बोलते हैं ना सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनसे एटम बने हैं। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय विच एन एटम इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? तो हम लोग नाम कुछ तो जान ही लेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन आप एक बात जानिए कि ऐसा नहीं कि यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सो there are approx 200 subatomic particles has been discovered till now। अभी तक लगभग 200 सबएटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है। कुछ नाम भी आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही, इसके अलावा लेप्टॉन्स, न्यूट्रिनो, माउन, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, क्वार्क, ऐसे करके बहुत सारे हैं। इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में हायर क्लासेस में थोड़ी थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। लेकिन आप ये जानिए कि यही 3 सबएटॉमिक पार्टिकल नहीं है। खैर, इस क्लास में हम लोग इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब इन पर क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, कहाँ ये लोकेटेड होते हैं एटम के अंदर, तो जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आइए अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये समझने में ज्यादा आसानी होगी अपने को। क्या क्या रहेगा इसका कंटेंट? तो एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके लिए यूज होने वाला सिंबल, उनका चार्ज, अच्छा वो एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी चार्ज का वैल्यू कितना है, वो जानेंगे। इसके अलावा उनका मास, उनका एब्सोल्यूट मास, इसके अलावा उनके डिस्कवर कौन है, किन्होंने खोज करी थी उनकी, और उनका पोजीशन कहां पर है। पोजीशन बोले या लोकेशन बोले, एटम के अंदर उनका लोकेशन कहाँ है या पोजीशन कहाँ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इन सारी बातों के बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। ठीक है, ये टेबल अगर समझ जाए तो बेसिक तो अपना यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये तो अब जान गए कि मेनली तो 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कौन कौन से? तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई के सिंबल से, स्मॉल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल पी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बात करते हैं चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा, कितना निगेटिव? तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। अब बोलोगे आप 1 यूनिट चार्ज क्या है? तो देखिए 1 यूनिट चार्ज जो है ना, इस चार्ज का एक वैल्यू है, पढ़ेंगे इसको अभी आगे हम लोग। प्रोटॉन इस तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो इसको हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। न्यूट्रल वर्ड से ही न्यूट्रॉन आया है, पॉजिटिव से ही प्रोटॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। तो कोई चार्ज नहीं, मतलब इस पर जीरो चार्ज है। अब ये चार्ज कितना निगेटिव है? तो जैसा मैंने बताया 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। अब ये 1 यूनिट चार्ज होता कितना है? तो 1 यूनिट चार्ज का वैल्यू है कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज को ही हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, इस चार्ज को हम लोग 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। ये सी क्या है? तो ये सी वर्ड रेफर करता है कूलम को। अच्छा, कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में, चार्ज के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो 1 कूलम चार्ज, इसी को हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज 1 यूनिट का है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? तो वो वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि ये निगेटिव है तो यहाँ साइन हम लोग माइनस का दे देंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, कितना पॉजिटिव? तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना निगेटिव चार्ज, तो उसी की मात्रा को हम लोगों ने लिखा है। ठीक, अब थोड़ा सा मास की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अच्छा, इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, जैसे केजी को ग्राम में बदलना है तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी मल्टीप्लाई अगर करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1000, तो ये ग्राम हो जाएगा। 1000 को हम लोग 10⁻³ भी बोल सकते हैं, और इसमें से ये देखिए मल्टीप्लाई हो और बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो -31 और +3 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा। तो अगर ग्राम में लिखना चाहें तो 10⁻⁻28 ग्राम होगा, जबकि केजी में लिखना चाहे तो केजी में लिखेंगे। मास का चूंकि एसआई यूनिट केजी होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर केजी ही लिखेंगे। अगर ग्राम में लिखना रहेगा तो आप इन सबको 3 इसमें से माइनस कर लेंगे, 3 यूनिट को, या 3 डिजिट माइनस कर लेते हैं तो ये सारा वैल्यू ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन के मास को कैसे निकालेंगे? तो प्रोटॉन का मास पहली बात तो कितना होता है वो जान लेते हैं। तो प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻28 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻28 kg। अब आप ये देखिए, इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी कौन सा लग रहा है? कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे ज्यादा भारी है? तो सबसे ज्यादा भारी है, अब 9.1 पर ना जाएं, यहां देखिए पावर 10⁻⁻31 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? तो 1.674 इंटू 10⁻⁻28 kg सबसे भारी हो गया, यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये वजन जो हम लोग केजी में लिखे हैं, ये केजी में वजन इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को केजी में नापे तो सही यूनिट नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक पेज हो और आप पूछे कि बताओ ये पेज कितना किलोमीटर मोटा है, थिकनेस कितना किलोमीटर है, तो नाप तो लेंगे लेकिन अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है। तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एएमयू। और किसको बोलते हैं एएमयू? तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म जान ले। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और किसको बोलते हैं एएमयू? तो देखिए, जैसे 1 ग्राम अगर अपने पास वजन है और इसको हम लोग 1 मोल हिस्से में बांट दें, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने हिस्से में बांट दें, तो इसका जो एक हिस्सा होगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम,
इसी को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। डिफाइन करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ मास इज डिवाइडेड इनटू 1 मोल पार्ट्स, इसको 1 मोल पार्ट बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर है ये, 1 मोल पार्ट्स, देन 1 पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड 1 AMU। इट इज द लीस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मेजरिंग द मास। वजन निकालने का सबसे हल्का यूनिट यही होता है, AMU ही। और अगर हम लोग इसको AMU में निकालना चाहें तो डिवाइड कर देंगे तो AMU में आ जाएगा। इसको अगर हम लोग गेज ग्राम में बदल दें तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही जान लेते हैं। आंसर क्या है? तो अगर इसका एब्सोल्यूट मास को अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो मास हो जाएगा आपको 0.005 AMU, AMU में अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। प्रोटॉन के मास को अगर देखें तो कितना होता है, तो इसका मास होता है 1.00072 AMU। न्यूट्रॉन के मास को देखें तो ये होता है 1.0084, ऐसे करके लिख देते हैं AMU। अब डेसिमल के बाद के 2 डिजिट 3 डिजिट तक मिलाए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसमें से सबसे हल्का कौन सा लग रहा है आपको, तो इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कौन सा लग रहा है, तो ये न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा भारी है, ठीक है। प्रोटॉन जो है इसका मास यहाँ है। अब अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मास का पता है कितना अंतर होता है? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, दोनों के बीच में मास का अंतर कितना होता है, तो लगभग 1840 टाइम्स, 1840 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। इसको हम लोग रफली 2000 टाइम्स भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज 1840 टाइम्स या अप्रॉक्स 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1840 गुना हल्का होता है। अब थोड़ा सा इसके डिस्कवर के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इन्हीं का हम लोग थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी सीखेंगे। इसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी, अब थोड़ा इसको समझते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है 2 साइंटिस्ट का नाम आता है उसके लिए, एक गोल्डस्टीन का और एक रदरफोर्ड का। एक्सपेरिमेंट्स सारे जो है रदरफोर्ड ने किए थे, लेकिन H+ यानी हाइड्रोजन आयन पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। तो हम लोग जो है, और नाम गोल्डस्टीन नहीं रखा था, ऑल्दो मॉडल जो था रदरफोर्ड का था, तो हम लोग लेकिन गोल्डस्टीन ही पढ़ते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको रदरफोर्ड भी दिखेगा। तो इसके साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन, तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोज करी थी न्यूट्रॉन की। तो हम लोग तीनों के डिस्कवर को जान गए। अब इनका पोजीशन कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ होता है। तो अगर एटम के स्ट्रक्चर को देखें, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो एटम का स्फेरिकल शेप, जिसका एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट्स होते हैं अलग अलग, ये अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते रहता है, ठीक है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं इसके न्यूक्लियस में। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन होता है इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग सेल भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। प्रोटॉन का पोजीशन होगा इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम लोग तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जान चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल ई है, चार्ज निगेटिव, कितना निगेटिव, तो 1 यूनिट निगेटिव। 1 यूनिट का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कुलाम जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम से इसका यूनिट बना। इसका मास अगर केजी में लिखें तो 9.1 × 10⁻31, ग्राम में लिखें तो -28 ग्राम। उस मास को अगर AMU में कन्वर्ट कर दे तो वो वैल्यू 0.005 AMU होता है। खोज इसकी जे थॉमसन ने करी थी। पोजीशन कहाँ होता है, तो इसका ऑर्बिट में। इस तरह से प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब याद रखने वाली बात यह है कि AMU किसको बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ मास इज डिवाइडेड इनटू 1 मोल पार्ट्स, then 1 part of it is called 1 AMU. It is the least possible unit of measuring the mass.
1 AMU का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 kg। ग्राम में बदलना चाहें, ग्राम में तो है ही, केजी में भी बदल सकते हैं इसको हम लोग। तो AMU का डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो बारी बारी से हम लोग वो सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, जिसके लिए टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो हम लोग लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने खोज की थी इसकी, तो इसकी खोज जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। तो बाय जे थॉमसन ने इसकी खोज करी थी। और इस एक्सपेरिमेंट का एक नाम भी है, और क्या नाम है, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। सो इन्होंने इसके लिए क्या किया, जे थॉमसन ने, कि ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक, एक ग्लास ट्यूब ले लिया, और ग्लास ट्यूब में तो एयर फील्ड होगा, एयर भरा हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम पंप की मदद से, तो यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया, और उस वैक्यूम पंप की मदद से इसके एयर को बाहर निकालना स्टार्ट किया। जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना कि इस ग्लास ट्यूब में या इस रूम में जो आपके एयर है उसका एक प्रेशर है, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, 1 ATM प्रेशर। अब इसके हवा को बाहर निकालना स्टार्ट किया तो हवा कम हो गया, और ऑब्वियस है जब एयर कम होगा तो एयर का प्रेशर भी कम होगा। इतना एयर को बाहर निकाला कि इसका एयर प्रेशर जो है ना रिड्यूस होकर के 10⁻⁻5 ATM हो गया, मतलब लो प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं, लो प्रेशर जनरेट हो गया। क्यों लो प्रेशर का जरूरत पड़ा, 1 ATM ही प्रेशर क्यों नहीं रहने दिए, या पूरा ही एम्प्टी क्यों नहीं कर दिए, तो दो बातें हैं। लो प्रेशर इसलिए जनरेट किया क्योंकि लो प्रेशर एयर जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पास हो सकता है। कैसे, लाइटनिंग जब होता है तो वहां से हवा हट जाता है, लो प्रेशर है तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। दूसरी बात है, सारे एयर को क्यों नहीं बाहर निकाल दिया, तो अगर पूरा एयर निकाल के इसको वैक्यूम कर दें तो बाहर के एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर इस पर लगेगा, जिससे ये ब्लास्ट भी हो सकता है, फूट भी सकता है। तो इसलिए बहुत कम एयर इसमें रहने दिया, और इतना कम रहने दिया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका प्रेशर घट करके 10⁻⁻5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, 1 ATM उतना प्रेशर। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए, ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको इन्होंने ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेस किया, और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। करंट दो तरह के, एसी और डीसी, तो एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब डीसी में प्लस माइनस टर्मिनल डिसाइडेड होता है, तो ये बड़ा वाला लाइन जो है ये पॉजिटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वाला लाइन निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई वोल्टेज यानी कितना वोल्टेज, तो अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड है उस इलेक्ट्रोड पर भी चार्ज क्या होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा वो इलेक्ट्रोड भी, और जो लो माइनस निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड पर भी चार्ज क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज ही होगा। अंडरस्टैंड। अब जब उन्होंने इसमें करंट सप्लाई किया, करंट को जब सप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा, अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। आयन दो तरह के होते हैं, अगर हम लोग बात करें आयन की तो दो तरह के, कौन कौन से, तो केटायन और दूसरे एनायन। केटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज। केटायन पॉजिटिव चार्ज है तो ये, और एनायन निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इलेक्ट्रोड जो है, वो निगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यानी एनायन को,
तो एनायन को अट्रैक्ट करने के कारण इस इलेक्ट्रोड का नाम रखा गया एनोड। ठीक, जबकि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो किस तरह के आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आयन यानी कैटायन। तो कैटायन को अट्रैक्ट करने के कारण इस इलेक्ट्रोड का नाम रखा गया कैथोड। ध्यान रखिएगा, चार्ज और इलेक्ट्रोड में यही डिफरेंस है। चार्ज में कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जबकि कैथोड का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब जब इन्होंने करंट का सप्लाई किया तो करंट का फ्लो जो होता है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। अगर ये पूरा फ्लो कर जाए तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आप यहां पर एक स्विच लगा दो। ठीक, ये स्विच है, अगर ये स्विच कनेक्टेड है तो सर्किट कंप्लीट, कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट। कंप्लीट है तो पूरा फ्लो करेगा, नहीं कंप्लीट है तो फ्लो नहीं करेगा पूरा करंट। अब जब इन्होंने करंट सप्लाई किया तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने देखा कि जब करंट का सप्लाई हो रहा है तो कुछ रेज जो है वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कैथोड से कुछ रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो रे जो है एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। कैथोड से ओरिजिनेट होने के कारण उन रेज का उन्होंने नाम रखा कैथोड रे। और ये कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? तो जो निगेटिवली चार्ज है। इसके लिए और भी एक्सपेरिमेंट किया गया, हम मेटल वगैरह को प्लेस करके रखा तो देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उनका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इस तरफ मेटल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि ये कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बने हुए हैं, जिनका कि बाद में नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो प्रोटॉन भी समझ जाएंगे आराम से। इसको ऐसे एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर इसको नोट्स बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि जे थॉमसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट known as discharge tube experiment. In his experiment, he took a glass tube and removed almost all of its air with the help of यहाँ क्या है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से इसके लगभग सारे एयर को बाहर निकाल दिया। रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एयर सो दैट इट्स एयर प्रेशर रिड्यूस टू 10 to the power -5 atm. Now he placed 2 electrodes inside the glass tube and connected it with a high voltage DC source. एक हाई वोल्टेज के डायरेक्ट करंट सोर्स से इसको कनेक्ट कर लिया। He observed that when current passes through the circuit, then many rays originated from cathode and moving towards the anode. He named it as cathode ray. And these cathode rays are made up of negatively charged particles which were laterally known as electron. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अच्छा, ये कैसे पता चला कि रे ओरिजिनेट हो रहा है? तो ये फ्लोरोसेंट होता है, ग्लो करता है ये रे। अच्छा, इसके पीछे में जिंक कोटेड भी कर सकते हैं। जिंक कोटेड किया हुआ कि स्ट्राइक करे तो ग्लो करे, दिखे, यहाँ पर जिंक कोटिंग किया हुआ है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। दिस इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी में प्रोटॉन की भी डिस्कवरी है, उसको भी थोड़ा समझ जाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया। वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। अब उसको समझिए, डायग्राम यही रखेंगे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या देखा कि जब सेम एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे रेज जब जिस समय कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, उसी समय देयर आर फ्यू रेज which originating from anode and moving towards the cathode. कुछ रे उसी समय ऐसे भी है जो एनोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। He named those rays as canal ray. उसका उन्होंने नाम रखा canal ray. And these canal rays are made up of positively charged particles which were laterally known as proton. तो इस तरह से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई। तो ये है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की तो थ्योरेटिकल डिस्कवरी है,
उसके लिए क्या किया कि ये जेम्स चैडविक जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने देखा, कार्बन पर एक्सपेरिमेंट किया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास तो 12 होता है। अब जब इसमें देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 6, प्रोटॉन कितने हैं तो 6। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग पढ़ चुके कि ऑलमोस्ट नेग्लेजिएबल होता है, 1 यूनिट से भी कम, जबकि प्रोटॉन का मास लगभग 1 यूनिट हमने पढ़ा है। तो इन दोनों के मास को मिला दिया जाए तो लगभग 6 यूनिट का ही तो मास हो रहा है, जबकि कार्बन का मास कितना है, 12 यूनिट। तो इसका मतलब उन्होंने ऑब्जर्व सोचा कि कार्बन के पास जरूर कोई ना कोई और भी पार्टिकल है जिसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो न्यूट्रल होने के मतलब चार्ज नहीं है, तो इसलिए उन्होंने न्यूट्रल समझा उसको। तो न्यूट्रल होने के कारण उसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रॉन, और जिसका मास लगभग इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के ही। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो कि एक थ्योरेटिकल है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन की थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोगों ने समझ लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों का डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का थॉमसन का मॉडल होगा, फिर रदरफोर्ड के मॉडल होंगे, फिर बोर मॉडल्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।